हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सो फाइनली सॉरी। आप नो मतलब वरीज। एक इंसान को इस वक्त ये ट्रेनिंग जो है ना बड़ी मुश्किल है। The other day I was on Insta with Faiza Salim. जी, बेचारी she also lost about 10 minutes. मुझे मिल ही नहीं रहा कोई भाई, मुझे समझ नहीं आता कहाँ हाथ मारना है। डोंट वरी। मतलब शुरू में मेरी भी इंस्टा नॉलेज यही थी, लेकिन नहीं, अब जो है आप लोग हमसे बहुत आगे हैं और हमें तो अब ये सीखते सीखते समझ आएगी, बिकॉज एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, फिर सीखने में। आई एम सो सॉरी, आई एम लेट बिकॉज ऑफ नो माय वरीज। हबीब जोगिंग। कह रहे हैं यू लुकिंग ब्यूटीफुल। ओह सो थैंक यू। साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि हम लोगों के कमेंट्स भी लें, और आपकी गायबाना, आपकी गैर मौजूदगी में हमने आपके बारे में बहुत सारी बातें की। मैं वो सुन रही थी और मैं कहती अच्छा। प्लीज मैसेज मैसेज मैसेज। और मैं कहती अब क्या करूं, कहाँ हाथ मारूं। मैं सोच रही थी कि बेचारी मैनेज कर रही है, आप बातें बना रही थी मेरे लिए झूठ 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 अच्छा अच्छा कह रही थी। मैं बिल्कुल बातें नहीं बना रही थी। एंड आई एम सो एक्साइटेड टू बी टॉकिंग टू यू टुडे, एंड आई एम श्योर कि हमारे जो ऑडियंस है वो भी बहुत एक्साइटेड है। बुशरा जी, जल्दी से बातें शुरू करते हैं, बिकॉज बहुत सारी बातें हैं। आई नो आपके पास कम टाइम है। आप इस वक्त टोरंटो में मौजूद हैं। जी मैं टोरंटो में हूँ, And- हैप्पीली स्टक इन टोरंटो। है ना। एंड इट्स नाइस टू बी विद इस तरह के कंफ्यूजिंग टाइम में अपनी आई फैमिली के नो। साथ वक्त गुजारना। हाँ बस वो भी है कि मैं आ गई थी यहाँ पे कुछ इंडस हॉस्पिटल की चैरिटीज के लिए। एक्चुअली आई लैंडेड हियर द मोमेंट आई लैंडेड रिजल्ट के इवेंट्स सब 11 इवेंट्स थे बेचारों के, उनका नुकसान भी हुआ है। इस महीने में बहुत पैसे जमा करे थे। इंडस हॉस्पिटल इज वर्किंग, कमाल कर रहे हैं वो लोग, बहुत अच्छा काम करते हैं। अमेरिका के 11 इवेंट्स थे, यहाँ के 2-3 थे, कनाडा के सब फिर कैंसिल हो गए। तो अब मैं उतरी तो उन्होंने मुझे बताया। मैं पहले ही सोची थी कि पता नहीं क्या है, जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ। तो फिर मैं खैर उनको क्या कहती, उनका अपना भी बड़ा नुकसान हुआ, जाहिर है इस वक्त एक अजीब सी सिचुएशन थी। तो देन माय डॉटर सेड कि आप क्यों जा रही हैं, भाग रही। मैं वापस भाग रही थी पाकिस्तान। आप बैठे आराम से, अब आप आई हैं ब्रेक लेके, इतना काम खत्म करके। अभी मैं सीरियल खत्म करके ही आई थी जो मैंने लिखा था, उसमें उसकी शूटिंग भी चल रही थी। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा भी चलो, घर में वहां पे भी तो बैठना है ना, तो फिर यहाँ बैठ गई। ये भी थोड़ा एब्सोल्युटली। घर है, बिकॉज मैं यहाँ परमानेंट रेजिडेंट हूँ, वैसे आती जाती हूँ। फिर नरिमान मेरी बड़ी बेटी यहाँ होती है, तो शी विजिट्स मी हफ्ते में एक दफा आती। ज्यादा उसको मैं कहती नहीं हूँ कि तुम घर से मत निकलो। तो क्या मुझे थोड़ा सा हम एक्टिंग और आपकी उस पर तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे बताइए किस तरह आर यू लाइक खौफजदा या स्कैर्ड या अनसर्टेनिटी जो एक महसूस होती है इस दौर में, जो हमें हम सबको ही शायद किसी हद तक हो रही है, आप उसके साथ कैसे कोप कर रही हैं, एंड व्हाट आर यू एग्जैक्टली गोइंग थ्रू? ये इन दिनों की बात कर रही हैं आप, जी कोरोना में? बिल्कुल, कोरोना में स्टक होना, बाहर नहीं जा सकना। एक्चुअली देखिए, एज मुस्लिम्स वी हैव दिस फेथ, सबने मरना है। हम तो खैर अभी सब कह रहे हैं, बच्चों को तो ये बात नहीं कहनी होती है, मगर हर मरना तो सब नहीं होता है। लेकिन ये जो मौत का पता किसी को नहीं है कि कब किसको आएगी। अब तो जवान जवान ही चले जा रहे हैं बच्चे, लेकिन उससे पहले ये जो चीजें उसके अराउंड हो रही है ना, वो बहुत खौफजदा कर रही है। कि जो अमेरिका के आप सीन्स देखते हैं कि वो हॉस्पिटल्स में जो हालात हैं, और फिर पाकिस्तान में भी खुदा ना करे वैसा ना हो, अभी तक तो उस तरह से नहीं है, अल्लाह ना करे कि हो। लेकिन ये जो चीजें वो है ना कि बस आप बाहर नहीं जाएं, कुछ हो जाएगा। मैं 7 दिन से उतरी नहीं हूँ अपार्टमेंट से, ऐसे 1-2-4 चीजें लेनी भी थी तो अपने आप को रोक लिया, नहीं नहीं कोई इतनी जल्दी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। फिर नरिमान मुझे चीजें ड्रॉप कर जाती है आके, वो शी 30 मिनट्स अवे फ्रॉम हियर। तो वो भी कहती थी नहीं आराम से बैठे, कोई जरूरत नहीं निकलने की। तो आप एक जो हम तो सबरी ऐसे करके अपने कामों पे चले जाते थे। वॉट एवर वी वॉन्टेड टू डू हम कर लेते थे ना। कहीं बाजार भी जाना है या कहीं काम पे जाना है तो उठे और तैयार हुए चले गए। अब अपने आप के साथ एक डिबेट करनी पड़ती है, क्या जरूरी है, ओ नहीं ये अपार्टमेंट है, लिफ्ट में बटन दबाऊंगी तो उससे कुछ हो जाएगा, पता नहीं कोई छींक मार के ना चला गया हो। कॉन्डोज में ये भी होता है। तो ऐसी चीजें सोचनी पड़ गई जिनका कभी ख्याल ही नहीं था कि कभी सोचनी भी पड़ेगी। सो वो चीजें बहुत परेशान करी। तब पैरानॉइड होना भी बड़ा मुश्किल काम है। मैं सीरियसली जाती तौर पे मैं बिल्कुल ना शक्की हूँ ना वहमी हूँ। आई डोंट लाइक टू बी पैरानॉइड, और मुझे नहीं अच्छा लगता कि ये यूं ना हो जाए, ये वो ना हो जाए। बट इस वक्त तो सिर्फ यही सोच रहे हैं हम लोग कि हाथ मिलाएंगे तो यूं ना हो जाए, मिलेंगे तो यूं ना हो जाए। मैं सोचती रही, मैं गई थी एक दिन स्टोर पे, आए आए मैंने बच्चों को प्यार कर लिया था। पहले तो शुरू में नरीमान के बच्चों को प्यार नहीं करी थी, फिर मैंने एक दिन जोर से कर लिया। फिर मैंने कहा, रात को सोचती रही अच्छा उसके साथ कॉस्को गई थी, उसने पता नहीं चीजों को स्प्रे किया था। इतनी एक्स्ट्रा चीजें आ गई कि वो डरा रही हैं आपको, मौत नहीं डरा रही इतना। वो जो एक अनसर्टेनिटी और जो खौफ है कि इसका खुदा ना करे ये हुआ तो फिर वो होगा तो हॉस्पिटल में जगह नहीं होगी। यहाँ पे भी बहुत मसूरी मची हुई है। एब्सोल्युटली। के मुल्कों में भी बहुत अजाब है। यहाँ पे अस्पतालों में पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। यहाँ पे इतने सारे तो बेचारे ओल्ड होम में लोग मर रहे हैं। तो चीजें वो डरा रही हैं, मौत इतना नहीं डरा रही। मौत के आसपास जो कुछ है वो डरा रहे हैं। ट्रू दैट। बट
बुशरा जी, रिजवान रमजान मुबारक कह रहे हैं, दिया हाय बोल रही है लंदन इंशाल्लाह। से, जारा नूर भी आपको हेलो बोल रही है, और बुशरा जी जो सो बुशरा जी, ये मुझे बताइए, क्योंकि आप ऑब्वियसली बचपन से ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हैं, और वो दौर जहाँ पे यू नो होस्टिंग हो, ड्रामा हो, कॉमेडी हो, आपने हर चीज में जो है ना एक अपना एक नुमाया हैसियत बनाई। इसीलिए मैं कह रही थी कि आप एक इंस्टीट्यूशन है हमारी जनरेशन और आने वालों के लिए। मुझे ये बताइए कि कैसे इंडस्ट्री ने इवॉल्व किया, क्योंकि आप अभी भी बहुत एक्टिव हैं माशाल्लाह से, और कि आपने खुद कैसे आप अपनी एवोल्यूशन इस इंडस्ट्री में कैसे देखती हैं, और इंडस्ट्री आप क्या समझती हैं कि उस दौर और आज के दौर में क्या फर्क है, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं? एक्चुअली तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने बड़ा प्लान किया या मैंने कोई स्ट्रेटजी बनाई। हमारे ज़माने में ना तो कोई एक करियर होता था, ना कोई हम किसी आर्ट स्कूल में गए, ना कभी हमारे यहाँ कोई ड्रामा स्कूल था। हम्म, हमारे यहाँ तो इजाज़त ही नहीं होती थी उस वक्त। तो आई यूज्ड टू सिंग इन चिल्ड्रन प्रोग्राम ओनली बिकॉज आई वाज नॉट अलाउड टू डू ड्रामास। हम्म, बट खैर जब काम करते गए तो वो भी एक बड़ा लिमिटेड था, फिल्मों में नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। पीटीवी तो बड़ा सेफ एरिया था ना, वहाँ हम्म, पे आप आराम से नॉर्मली जैसे आप और हम बात कर रहे हैं ऐसे होता था। तो वो हमें सूट करता था। फिर विद फैमिली लाइफ जो भी मैं उसमें 25% अपना दे सकी तो वो थोड़ा बहुत किया। लेकिन फिर जब ये कमर्शियल हुआ काम, तब हमारा एक एक समझे वे ऑफ लाइफ बन चुका था ये काम। हम्म, एक हम कहते हैं ना कि मेरा पैशन था या मेरा करियर यूं था और मैंने यूं सोचा, मैंने कुछ भी नहीं सोचा। जो कुछ मेरे अंदर था, जो मैं कर सकती थी, मुझसे लोगों ने करवाया और मैं उसको करती चली गई। तो इस तरह होते होते अब इसकी इतनी आदत पड़ गई कि ये याद ही नहीं रहा कि इसके बगैर कैसे रह सकते हैं। सो दैट इज द रीजन आई एम स्टिल गोइंग। एंड एक और चीज बहुत मैं समझती हूँ कि पीछे मुड़ के देखती हूँ तो बहुत अच्छी लगती है। हम्म, आई वॉज अ डॉटर ऑफ अ वेरी रिनाउंड जर्नलिस्ट। मेरे फादर बहुत इंटेलेक्चुअल थे और बड़े एब्सोल्युटली, मिडिल क्लास की हमारी वो थी। अब्बा के पास एक भी गाड़ी होती थी तो वो कहते थे चलो भी चारों पांचों तुम्हें मैं बस स्टॉप दिखा के लाता हूँ। जब हम कोई घर बदलते थे ना तो पहले हम हम्म, बस स्टॉप पे, हम्म, तो बस स्टॉप पे हम जाते थे तो हमें बताते थे फलां की बस उधर जा रही है, फलां की। तो वो जो बसों पे हमने सफर किया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, दैट हैज केप्ट अस गोइंग अप टिल नाउ। हमारे अंदर वो जो एक है ना कि ये बस पकड़नी है, उससे बदल के दूसरी पकड़नी है, फिर पहुंचना है, फिर आना है, फिर जाना है। वो चीजें मुझे लगता है बहुत ऐड करती हैं आपकी पर्सनैलिटी में, और उन्होंने बड़ा काम किया हमारे ऊपर। हम्म, फिर हमें बहुत ग्राउंडेड रखा गया। हालांकि हम सब बड़ी टैलेंटेड लड़कियां थी, हम चारों बहनें और हमारा हम्म, एक भाई भी है। लेकिन हमें कभी ये नहीं हुआ कि भाई हम पता नहीं क्या ही हैं तो क्यों है। और जब कुछ थोड़ा बहुत बन भी गए, जो भी नाम अल्लाह ने दिया, तब भी हम ग्राउंडेड ही हैं। हम्म, तो वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहता है अपने लिए भी, कि हम्म, कहीं आप ऊंचाई पे चढ़ के धड़ाम से गिरते नहीं है। हम्म, आप एक नॉर्मल अच्छी सी साफ सुथरी सी मिडिल क्लास लिविंग के साथ रहते हैं, और उसके अंदर आपके अंदर स्ट्रगल करने की जो डिजायर है वो चलती रहती है, चलती हम्म। रहती है। यू जस्ट एंजॉय अचीविंग रिस्पेक्ट, मनी, सक्सेस, वॉट एवर यू जस्ट एंजॉय दैट। सो दैट हैज केप्ट मी गोइंग अप टिल नाउ। एंड आप सबका प्यार। साजिद कहना है कि जब वो उदास होते हैं तो वो चौधरी साइमा का जो है क्लिप्स देखते हैं और उनकी सारी उदासी जो बस है भाग जाती है। इसके अलावा मिर्जा शारजा से और इंडिया से हमारे साथ कुछ दोस्त हैं जो कि आपको हेलो बोल रहे हैं, जी एंड मैं देख रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही उनका जवाब दूं कि क्या कहूँ। तो सबको थैंक यू, थैंक यू, थैंक इसीलिए मैं आपको बताऊंगी तो यू। यू जी नो जी एंड दे आल्सो वांट कि उनका नाम जो है वो मेंशन हो जाए। तो अच्छा। आज की इंडस्ट्री में आप समझती हैं कि खवातीन के लिए काम करना तो आसान है, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे हर तरह के पढ़े लिखे घरानों से, और खवातीन को वो वाला नहीं है उस पे उस तरह स्टिग्मा अटैच, जो कुछ फैमिलीज में ऑब्वियसली अभी भी है, लेकिन उस तरह से नहीं है जिस तरह आपके दौर में था। तो लेकिन विद इन द इंडस्ट्री काम करने के तरीकों के बारे में, स्टोरी टेलिंग के बारे में, क्योंकि आप खुद एक ऐसे खानदान से आती हैं जहाँ पे स्टोरी टेलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, राइट? तो उसमें क्या आप तब्दीली देखते हैं, और उसमें आप क्या देखती हैं कि क्या वो इवॉल्व हुआ है, या हमने जो है उसको उसको एक दायरे में बंद हो गई है? स्टोरी टेलिंग की कुछ ही टेक्निक्स हैं जो इस्तेमाल हो रही हैं। देखिए मैं फिर वही कहती हूँ कि मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक बिहेव करना चाहती हूँ। हम्म, करना ही चाहिए जिंदगी में, और चीजें चेंजेस जिंदगी में सब चीजों में आती है। म्यूजिक में भी चेंज आया है, पूरी दुनिया में आता है। और हमारे जिंदगियों में कभी रैप रैप सॉन्ग नहीं होता था, वो भी एक चीज आई दुनिया में। हम रॉक और रैप ये सब सुन के हमने देखा किस चीजें बदलती हैं। हम्म, हमारा ड्रामा जो है एक्चुअली, जो कि हमारी स्पेशलिटी है खासतौर पे टेलीविजन, पाकिस्तानी टेलीविजन का ड्रामा, वो जनरेट हुआ था सबसे पहले लिटरेचर से।
लिटरेचर से वो रेडियो पे आया था, रेडियो से फिर वो टेलीविजन पे आया था, तो उसकी मेच्योरिटी एक और तरह की थी, उसमें डेप्थ थी, रियलिस्टिक था, और साथ ही साथ उसमें गहराई थी, अच्छी उर्दू भी थी, अच्छा एक स्वभाव था, वो सब चीजें थी। फिर कमर्शियल हुआ ना, तो कमर्शियल में फिर बहुत सारी और चीजें आई, जिसमें कि आप समझ ले कि खिड़की खुली थी ना, उसमें से हवा तेज चली तो अच्छी अच्छी चीजें भी आई और कचरा कूड़ा भी आया, ऐसा होता है। लेकिन फिर लोगों ने उसमें से छांट लिया होता है। तो ये मैं नहीं कह सकती कि हर चीज बुरी थी, लेकिन कुछ कुछ चीजें अच्छी भी निकली, और हर चीज मास्टरपीस भी नहीं होती। सो आपको बहुत सारी टोटेलिटी में लोगों के लिए सोचना होता है। मगर हैविंग सेड दैट, ड्रामा हमारा उस तरह से अपने आप को सस्टेन कर नहीं पाया, क्योंकि हमारी जो डिमांड्स हैं, जो हमने शायद सेट की है, मैं लोगों को ब्लेम नहीं करती, जो व्यूअर्स देखते हैं उनके हिसाब से हम वहां चले गए जहां वो देखना चाहते हैं। हमने उनको अपलिफ्ट नहीं किया। वो हम करते थे टेलीविजन के जमाने में, लेकिन चूंकि लोगों की मजबूरी थी, वो सिर्फ पीटीवी ही देखते थे, तो जो भी कुछ था उनको चाहे पसंद आता या ना आता, उनको एजुकेट होना पड़ता था मजबूरन। अब क्या हम करते हैं कि हम करते हैं जी, वो कोई भी, मैं नाम नहीं लेती, मतलब ड्रामों के नाम भी अजीब अजीब है, मुझे तलाक होने वाली है, मुझे धक्का मत दो, मेरी 4 शादियां, मेरी 2 बेटियां, मेरा, मैं पता नहीं गिर गई, ऐसे नाम हो रहे। तो वो चीजें फर्क पड़ा है। लेकिन हम कहते जी लोग ये देखना चाहते हैं, हम नहीं, मतलब चैनल्स वाले कहते हैं लोग ये देखना चाहते हैं, तो हम लोगों की को अपलिफ्ट करने की बजाय हम नीचे उतर गए हैं। उनका जो भी मेंटल लेवल है या जो भी उनका आईक्यू है, हम उसको नहीं करें। वो ये, दिस इज अ सैड पार्ट। मैं कभी कभी लिखती हूँ, मैंने अभी 2 साल 2.5 साल बल्कि 3 साल बाद लिखा है, तो मुझे जब कभी कभी कुछ कहना होता है तो मैं लिखती हूँ, वरना मैं तो और जगह से भी पैसे बना लेती हूँ, मुझे सिर्फ पैसों के लिए नहीं लिखना होता, कोई बात दिल में आती है तो लिख लेती हूँ। तो ये मेरा 11वां सीरियल लिखा मैंने, जो कि समझे पिछले 18 सालों में। तो मेरे बेस पे तो ये इंडस्ट्री नहीं चलेगी ना, कि मैं कभी कभी लिखूं, मेरी मर्जी हो तो मैं सोचूं, तो फिर मैं अपनी पसंद की बात करूं। तो ये इंडस्ट्री तो चल रही है इस वक्त, ये मशीन चल रही है, तो उसमें बोटी डालो, उसमें कीमा निकालो, बोटी डालो कीमा निकालो, तो कितना ड्रामा चाहिए ना। तो इस वजह से बहुत सारा ऐसा ड्रामा भी हो रहा है जो बहुत शैलो है, और उसमें से अच्छी चीजें भी हो रही हैं। तो मगर हमने खास तौर पे जो ड्रामे की हुर्मत है ना, उसको जब जितना हम संभाल सकते थे, अब हम थक रहे हैं। अच्छे राइटर्स, जो मैच्योर राइटर्स, जो रिकग्नाइज रिनाउंड राइटर्स थे, वो तो एक तरफ हो गए, चलो बुढ़े भी हो गए, कुछ फौत भी हो गए, 2-4 जो हैं भी वो भी चुप हो गए। तो हम कर कुछ नहीं सक रहे। अभी भी मैंने जो लिखा है उसमें मैंने बार बार ज़हन में सोचा होता है कि ये इसमें थोड़ा सा रंग भी हो, इतना भी हो कि ये वो कम्युनिकेट करे, वो इंजॉय भी करे। हाँ जी, रेटिंग ने भी पागल किया है, अब वो रेटिंग भी आ जाए, पहले ऐसा नहीं होता था। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको सोचना पड़ता है, फिर फीजिबल भी हो, बजट के अंदर हो, कास्ट इतनी हो उतनी ना हो, आउटडोर लोकेशंस कम हो, खर्चा कम हो, ये इतना कुछ सोचना पड़ता है राइटर्स को। तो मैं तो उनको सलूट ही करती हूँ जो लोग लिखते रहते हैं मुस्तकिल। मैं तो कभी कभी लिखती हूँ, मैं रोने लग जाती हूँ जोर जोर से, हाय मैंने अब नहीं लिखना, अब नहीं लिखूंगी कभी। फिर 2-3 साल में ऐसी तरह थोड़ी खुजली होती है। विजय जी, ये बताइए कि आपने आपके उडारी ड्रामा के बारे में बात करते हैं। एक तो पर्सनल, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ वेरी डिस्टर्बिंग सब्जेक्ट, और पाकिस्तान में आए दिन हम खबरों में देखते हैं चाइल्ड अब्यूज की स्टोरीज जो हैं वो हमें हर जगह नजर आती हैं। और लेकिन उस पर बात अगर की जाए तो सेंसरशिप का भी मुकाबला करना पड़ता है। तो आपका जाती उडारी में काम करने का एक्सपीरियंस और फिर उसका सेंसरशिप का सामना करने का तजुर्बा कैसा रहा? एक्चुअली वो अच्छा एक इशू बेस्ड प्ले था, और मेरा जो ट्रैक था उसमें ये इशू इस तरह से नहीं था, इतना ज्यादा समिया का वो था ट्रैक, और बड़ा अच्छा समिया ने किया। मेरा जरा एंटरटेनिंग पार्ट था, और हाँ एंड पे मैं उसको जाहिर हेल्प आउट करती हूँ, ये वो ओवरऑल ड्रामे की जो थीम थी वो बहुत अच्छी रही। और उसमें एक बात हम कह सके जो कि बड़ा, उसके अगेंस्ट भी लोगों ने बड़ा कुछ कहा, एक दो चीजें बहुत डिस्टर्बिंग भी थी छोटी बच्ची के लिए, जरा हम लोगों को लगता है कि देखना मुश्किल होता है। मगर मैं अफसोस के साथ ये कहूंगी कि ऐसे इश्यूज को डिस्कस करने के बावजूद हम सोसाइटी में कोई चेंज नहीं ला सकते, नहीं ला सके। ये ऐसा ही है जैसे मेरे फादर बहुत सच लिखने वाले जर्नलिस्ट थे, अक्सर जगह से निकाले जाते थे क्योंकि वो सच लिखते थे, तो फिर उनको परवाह नहीं होती थी। उस तरह के और भी बहुत से लोग थे। तो लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ मैंने देखा कि वो थोड़े ना डिसअपॉइंटेड होने लगे थे। वो शायद फ्रंटियर पोस्ट में लिखते थे, उससे पहले कुछ और अखबारों में भी लिखते थे। तो वो कहने लगे कि मैं अब मेरा दिल नहीं चाह रहा लिखने को, क्योंकि मुझे लगता है मैंने जो सारी जिंदगी एक जंग लड़ी है अपने पेन से, मैं उसमें कुछ कर नहीं पाया, मैं सिस्टम को चेंज नहीं कर पाया। तो ये एक जर्नलिस्ट की, इंटेलेक्चुअल की अपनी थिंकिंग थी। लेकिन हम अपनी बात कहते जरूर हैं,
पर मुझे अफसोस से ये स्टेटमेंट देनी पड़ती है कि हम उससे कुछ चेंज नहीं कर पाए। आपने और मैंने इसको अप्रिशिएट किया और जाहिर है समझा, लेकिन वो जो जैनब का मर्डर था, वो मौलवी जो नाते भी पढ़ता था, इस तरह के बेशुमार मौलवी हैं, उनके पास अपनी लॉजिक्स हैं, लोगों के पास और भी हैं, हमसाये भी हैं, चाचे मामे भी हैं, सिर्फ मौलवी ही नहीं है। लेकिन मोस्टली चूंकि मदरसे के लोगों के पास ज्यादा एक्सेस है या वो पकड़े भी जा रहे हैं, तो उसमें मैं कहती हूँ कि अच्छा, वो कहते हैं जी ये आजकल बेहयाई है, या लड़कियों ने चूंकि जीन्स पहनी होती, तो वो जो बच्चे हैं 5-5 6-6 साल के लड़के, उन्होंने तो नहीं बेहयाई की होती, वो तो दुपट्टा नहीं लेते थे। 6 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, मदरसे में जाने वाले मासूम बच्चे, एक मैंने 15 साल का लड़का देखा जो कि इतना छोटा भी नहीं था, उसको भी मार दिया यूज करके, और उसके बाद उसको जंगल में जानवरों ने खा लिया। तो वो कौन सा कोई बेरा रवि भी था, वो कौन सा बेहया था? तो ये लॉजिक्स हैं इनकी। तो आप तो हिजाब वाली लड़की को भी नहीं छोड़ते और किसी बच्चे को भी नहीं छोड़ते। तो मुझे अफसोस ये है कि एक माइंडसेट जो है ना, उसके लिए बहुत सख्त डंडा चाहिए, बहुत सख्त। ये तो बड़ी पोलाइट बात है जो हमने कही, बड़े सटल वे में हमने कही, कन्वे की। इनके लिए बहुत शदीद सजाएं होनी चाहिए, इतनी शदीद कि ये सोच के भी कांप जाए। अभी भी ये क्रिश्चियन लड़की का मैंने देखा, इतनी प्यारी लड़की को मार डाल, आपने भी देखा होगा। तो हर रोज ही हो रहा ही, तो अभी कोरोना डेज में भी लोग बाज नहीं आ रहे ना। इतनी खौफनाक सजाएं हो कि सजा देने वाले भी 2 मिनट को सोचें। वो नहीं हो रहा एक्चुअली, वो नहीं हो रहा। सो मुझे ये बताइए, क्योंकि बहुत वर्सेटाइल ऑब्वियसली आपके रोल्स रहे, एक इतना सीरियस कैरेक्टर, फिर एकदम से कॉमेडी में भी आप जैसा कोई नजर नहीं आता, तो कैसे कैसे आप, क्योंकि जाहिर बात है पर्सनल स्ट्रगल भी आपकी होगी, एक तो आपकी पर्सनल स्ट्रगल क्या रही, और आपने खुद कहा कि आप फैमिली को ज्यादा आपने टाइम दिया, और आपके बच्चे जो थे उनको भी आप खुद स्कूल लेकर जाना, उनका देखभाल सब खुद करना। सो उस सतह पर क्या आपकी पर्सनल स्ट्रगल रही, और ये मल्टीटास्किंग जो है ये कैसे कर दिया? I think when you start doing this multitasking activity, तो you start enjoying that. मुश्किल भी होता है, आप थकते भी हैं। मतलब मुझे याद है, मीरा को मैं स्कूल से पिक करने जाती थी, उसके बाद उसको उर्दू की ट्यूशन पे, तो वो ट्यूशन पे जगह पे ऐसी थी, उस वक्त मेरे पास गाड़ी भी एयर कंडीशनिंग थी, एफएक्स थी छोटी सी, मैं नीचे खड़ी रहती थी कितनी देर के वो मैं उसको लूँ, गर्मी लग रही होती थी, उधर से नरिमान का भी कुछ सीन होता था, तो चलो शुक्र है 2 ही बच्चे थे, मैं कहती थी शुक्र है 2 बच्चे 2 स्कूल, एक ब्रांच वो 4 बच्चे थे, ब्रांचेस होती है। उसके अंदर फिर आपने जनाब तैयार भी होना है, नेल पॉलिश भी लगानी है, नखरे भी करने हैं, बाल भी बनाने हैं, प्यारे भी लगना है, कोशिश करनी है, कपड़े भी बनाने हैं, शौक भी सारे पूरे करने हैं, खाना भी पकाना है, और एवरीथिंग यू हैव टू डील विद। बट आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है आप ट्यून हो जाते हैं। मैं अभी भी लड़कियों को कहती हूँ, इवन जारा को भी मैं एक दिन कहती मेरी बच्ची को कि देखिए, आप अगर ये कहेंगे ना कि अभी जरा हम ये कर ले, फिर हम फैमिली बनाएंगे, फिर हम गैप देंगे, फिर हम फलाना, नहीं, साथ साथ ही हो जाता है। आपके पास बहुत अच्छी मिसाल है, मैं बहुत उसको अप्रिशिएट करती हूँ। सरवत को देखें आप, दोनों बच्चे उसके साथ साथ हैं और साथ साथ वो काम भी कर रही है, तो उसको आ गया ना ये संभालना सब कुछ। ठीक है, उसके पास मदर इन लॉ भी है, अपनी माँ की भी हेल्प है, मेरे पास ये नहीं थी। मेरी मदर इन लॉ कभी कभी आती थी, मतलब आती थी, साल रहती थी, 6 महीने रहती थी, चली जाती थी, मुस्तकिल नहीं थी। वो थी भी तो जरा मुश्किल था, क्योंकि वो नौकरों को बहुत डांटती थी, लेकिन बहरहाल वो बच्चों के साथ बहुत प्यार करती थी। तो मैं ये कहती हूँ कि यू स्टार्ट लर्निंग इट व्हेन यू गो थ्रू इट ना, तब आप कर लेते हैं। अगर आप कहेंगे ना नहीं नहीं अभी 4 साल बाद में ये, तो 5 साल बाद वो, तो फिर आपका टाइम निकल जाता है। फैमिली बनाने का भी एक टाइम होता है, फैमिली को बर्दाश्त करने का, डील करने का भी एक एज होती है, फिर आपके काम की भी, आपकी ग्रोथ की भी एज होती है। मैं अपनी तारीफें नहीं कर रही, मेरे दोस्त हैं, सबा है, रुबीना है, समीना अहमद है, बदर खलील है, सब ने बच्चे पाले, उनकी शादियां की, उनको पढ़ाया, खाने पकाए, साथ में कुछ ना कुछ हम बन गए, क्योंकि हमारे पास ये था कि हमने कुछ करना भी है। तो आप सीख लेते हैं, तो आपको चौंकाने का मजा आता है। फिर जब मैंने खाना पकाना सीखा, तो मुझे साथ साथ उसका मजा आने लगा। मैं फिर गाना रिकॉर्ड करके आती थी, उसके बाद मैं फिर उस गाने को 10 दफा ठीक करने जाती थी स्टूडियो, फिर मैं कहती थी ये जगह मेरी हल्की है, वो जगह थी, फिर मैं जाके फिर बैठती थी। तो एक चीज बनने तक आप उसको एंजॉय करते हैं। वो गाना जब तैयार हो जाता था, मैं सुनती थी, कहती थी बड़ा मजा आ रहा है। अभी भी मेरे वो कुछ गाने पड़े गाना.com पे, तो मैं अभी सुनती हूँ कि 15 साल पहले कोई मैंने गाया था, 18 साल पहले, तो वो उन्होंने एक एल्बम डाली है। इसी तरह आप ड्रामे का स्क्रिप्ट आता है, आप उसको सोचते हैं, अच्छा ये कहानी इतने में बच्चे का होमवर्क हो रहा है, अच्छा ठीक है ये कर लो, तो ये भी, तो आपका माइंड ट्यून हो जाता है। आप अपने आप को ट्यून करें, आप ये नहीं करें कि आप यही शो कर रही हैं, इसके बाद आप फैमिली बनाएंगी, या आपके एक अगर बच्चा है तो फिर आप दूसरे में 8 साल का गैप करें, भाई इसको जरा बड़ा कर ले। नहीं नहीं, 2 या 3 जो भी आपकी फैमिली के प्लान्स हैं,
वो करके साथ साथ उनको भी ग्रो करें। मेरे बच्चे मेरे साथ ही बड़े हुए हैं माशाल्लाह। मैं आई ग्रैंड चिल्ड्रन माशाल्लाह। मेरा जो ग्रैंडसन है नरिमान का बेटा इज़दियार, वो वैसे बहुत टॉल फैमिली है, वो अब तकरीबन 6 का होने वाला है, 6 फीट तो मैंने उसको उस दिन आया था, मैंने कहा कि अब मतलब आप कब मुझे गोद में ले सकते हैं, मतलब व्हाट एज? कहता है मे बी नेक्स्ट ईयर आई कैन टेक यू इन माय गोदी That is so sweet. विशा जी, आप you're also like you know, आप अपने marital उसमें बहुत प्राइवेट रहती हैं, और ऑब्वियसली वो आपका हक भी है। और मैं देख भी रही थी आपकी इस शो से पहले कुछ इंटरव्यूज, तो एंड आपने कुछ अर्से पहले ओपनली बताया भी कि यू नो प्रॉब्लम्स होते हैं और लोग डिवोर्स करते हैं। कैसे आपने उसके साथ कोप अप किया अपनी, और फिर आपकी फैमिली, आपके बच्चों ने, क्या प्रोसेस था वो? देखिए, बहुत वक्त निकल जाता है और बहुत सी चीजों की आप कोशिश करते रहते हैं, और करनी भी चाहिए। ये नहीं कि पहले साल ही है कि हाय हाय। फिर आपके बच्चे होते हैं तो आपको उनका भी सोचना होता है कि बच्चे डिस्टर्ब ना हो, फैमिली डिस्टर्ब ना हो। आप कोशिश करते हैं, एंड आई ऑल्सो ट्राइड फॉर 36 ईयर्स कि चीजें चलती रहें, और उन्होंने भी की होगी कोशिश। ऐसा नहीं है कि मैं ही कोई बेचारी बहुत। तो एक जगह आती है, फिर आप कहते हैं कि अच्छा भाई अब सारे जॉब डन हो गए, बच्चों की शादियां हो गई, मेरी वजह से कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, तो चलो ये डिसीजन कर लेते हैं। तो बच्चों को भी अब समझ आ गई थी, जाहिर है बच्चे भी बड़े हैं माशाल्लाह, नरिमान बड़ी है, मीरा भी, दोनों मैरिड है। तो सबके साथ साथ चलते चलते ऐसा कुछ नहीं हुआ कि इस डिसीजन से कोई मेरी बेटियों को कोई प्रॉब्लम हुई हो, They या were मेरी supportive. या दे सेड आपकी मर्जी, अब आप लोग देखें, आपकी जैसे मर्जी है। वो उनके बाप भी उनके लिए इक्वली बहुत अच्छे बाप है, इज अ गुड फादर। वो नरिमान के साथ रहते हैं आजकल यहीं कनाडा में, और मीरा के साथ भी रहते हैं। तो उनके लिए वो अच्छे बाप हैं, वो एक अच्छा कुशन है, क्योंकि बच्चों को दोनों की जरूरत होती है, माँ की भी जरूरत होती है, बाप की भी होती है। सो ये चीज हमने समझ ली दोनों ने, और बस हो गया, इट्स ओके। अच्छा ये बताइए कि क्योंकि अभी हमारे पास कुछ खतीजा जो है वो पूछ रहे हैं कि बॉबी की बारात कब आएगी, डॉली, सॉरी डॉली की, तो बॉबी के लिए ओके, डॉली की बारात का बस बहुत सब लोग पूछते हैं, और मेरा भी दिल चाहता है, और जाहिर है लोग इतना प्यार करते हैं। तो एक्चुअली मैंने कल परसों भी किसी से बात हो रही थी, मैंने कहा वो बड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो एक्चुअली जियो के पास उसके राइट्स हैं। अच्छा, फिर वो नदीम बेग जो हमारे डायरेक्टर हैं, फिल्में भी बनाते हैं, वो उन्होंने शूट किया था, तो वो चले गए ARY वालों के साथ। अब ये दोनों, अब अच्छा उधर से एवेन्यू वाले जो है, उनकी प्रोडक्शन हाउस था, वो सुना उनके पास राइट्स है। सो कुछ टेक्निकल चीजें ऐसी हैं कि जो हम जो है हम सब मौजूद है माशाल्लाह। शहरयार भाई भी हैं, समीना है, सबा है, सब हैं, हमारे छोटे वाले बच्चे भी हैं। सबकी ख्वाहिश भी है कि ये फिर से हो सके, पर वो इस तरह से सब इकट्ठे हो नहीं पा रहे। नदीम के बगैर हमें मजा नहीं आता, और नदीम ARY में, अब वो ARY तो जियो का प्रोजेक्ट नहीं ले सकता। सो पता नहीं क्या क्या होगा, आई डोंट नो। प्रोबेबली आगे कोई सूरत निकले, ख्वाहिश तो सभी की है। प्रोफेसर साइमा जो है सलाम भेज रही हैं और आपको बहुत पसंद करती हैं। मुझे ये बताइए कि क्योंकि यू नो आप, जैसा कि मैंने कहा कि हर फन मोला है, आपने कभी सोचा कि मैं एक्टिंग सिखाऊं या सिंगिंग सिखाऊं? लाइक यू नो, एक होता है कि अब मतलब आई एम श्योर यू डोंट हैव टाइम, बट आपके कभी जहन में आया कि एक्चुअली एक दो सिंगिंग तो खैर मैं क्या सिखाऊंगी, मुझे खुद ही नहीं आती। लेकिन ये कि उससे मुझे फायदा बहुत हुआ है। मैं समझती हूँ जिसको म्यूजिक का सेंस होता है उसको ड्रामे में बहुत फायदा होता है, और बहुत सी चीजों की अंडरस्टैंडिंग होती है। मगर खैर जो नहीं भी गाते वो भी अच्छे एक्टर हैं। लेकिन एक्टिंग के लिए दो एक यूनिवर्सिटीज ने मुझसे कहा था कि मैं उनकी फैकल्टी में आ जाऊं और वहाँ हफ्ते में 2 दिन दूं। एक तो सीरियसली मेरे पास टाइम नहीं था, दूसरे मुझे नहीं लगता था कि मेरे पास कोई ड्रामा डिग्री है, या मेरे पास कोई आर्ट स्कूल की किसी टाइप की भी कोई डिग्री है, कुछ भी नहीं है। मैंने बल्कि मरीना के लिए रिकमेंड किया, मरीना ने कुछ किए हुए वर्कशॉप्स वगैरह बाहर, और मरीना इज निस्बतन फॉर्मली एजुकेटेड इस तरह से। तो मैंने कहा आई डोंट फाइंड माई सेल्फ सो कॉम्पिटेंट कि मैं बच्चों को पढ़ाने चली जाऊँ, और वो बच्चे जो मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अब मैं तो आराम से ग्रेजुएट की और शादी हो गई, ये तो कोई पढ़ाई नहीं थी। अब तो लगता है ऐसे ही बस ठीक है, कार्रवाई थी। तो उस तरह से मैं नहीं कर पाई। लेकिन मैं जब साथ में, मेरे साथ बच्चे जो काम कर रहे होते हैं, बड़े अच्छे बच्चे हमारे, उनकी उर्दू ठीक कर लेती हूँ मैं, थोड़ा बहुत उनको बता लेती हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि बेटी टाइम पे आए या रात को अब सोए क्यों नहीं, नींद पूरी करके आए, आपको इस वक्त थकन क्यों हो रही है। तो मैं वैसे लेक्चर दे देती हूँ थोड़ा बहुत, जारा को, असद को, इन बच्चों को बिठा के, बेटा पार्टी कर लो मगर काम के बाद करना, काम से पहले तुम रेडी हो। ये थोड़ा बता देती हूँ, बट अदरवाइज नहीं किया। मुझे मोइन अख्तर के साथ आपकी जोड़ी बहुत जमी,
फिर आपने 20 साल तक काम किया, वो क्या हालात थे और आप दोनों का काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? हमारे मोइन वॉज अ वेरी, ही वॉज अ ग्रेट आर्टिस्ट, इसमें तो कोई शक नहीं है। और मोइन के अंदर एक सबसे अच्छी बात ये थी, टैलेंटेड होना अपनी जगह है, लेकिन जो डिसिप्लिन था ना उसके अंदर, कुछ ना पूछे। इतना डिसिप्लिन के टाइम पे आना है और जहाँ कमिट कर लिया वहां पहुंच जाना है। उसके बाद जो स्टेज पे चढ़ना है तो अपनी जान लगा देनी। मैं कहती थी इतना बोल रहा है, थोड़ा बोल, बस कर दे। उसने एंटरटेन करने में लोगों को कोई जरा सी भी कमी नहीं खाता। चलो भाई हो गया, बस गुजारा कर लो। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, कोई ऑडियंस ऐसी होती है कि आप कहते हैं क्या है, बड़ी ठंडी ऑडियंस है, एग्जैक्टली बहुत काम। तो मैं कहती थी कि अच्छा भाई ये तो बड़े ठंडे से लोग हैं, चलो थोड़ा सा किया, उसके बाद में गाना गुना गा के, वो तो चाहे ठंडे हो तो चाहे दीवार हो, उसने इतनी ईमानदारी से परफॉर्म करना होता था। तो मैं कहती थी कि तुम्हारा शौक नहीं पूरा होता, तुम जो स्टेज पे चढ़ते हो तो लगता है पहली दफा चढ़े हो। पैसे हलाल करके जाता हूँ मैं। तो ये बहुत सी अच्छी चीजें थी उसमें। बड़ा अच्छा वक्त गुजरा, बहुत अच्छा काम का एक्सपीरियंस रहा। कल 9 साल हो गए इसको गए हुए। ऐसे ही है दुनिया, बस क्या कहें। True that. ये सनम जो हैं वो चाहती हैं कि आप गा के सुनाएं। ओ अच्छा, थोड़ा सा गुनगुना। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं सोचती हूँ क्या गाऊं, पता नहीं सनम को बोर ना लगे। मैं तो बड़ी बड़ी संजीदा गाने गाती हूँ। I आजकल think गाना बड़ा अच्छा याद आ रहा है, जो हम कभी गाते थे, लेकिन इस वक्त बड़ा इसका अजीब सा वो है। दिल ढूंढता है फिर वो ही फुर्सत की रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वो ही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तस्वुर जाना किए हुए, दिल ढूंढता है फिर वो ही फुर्सत के रात दिन। इसकी शायरी बदलने को दिल चाह रहा है। दिल ढूंढता है फिर वो मसरूफियत के रात दिन। that is so true. और दूसरी कि जब कोई गाता है ना, कोई भी, मैं तो क्या सिंगर हूँ, मुझे याद आती है महनाज की एक बात। कहती है उससे पहले बातें नहीं करते, आवाज की ट्यूनिंग गड़बड़ हो जाती है। मुझे भी अभी लगा इतनी बातें करी उसमें गाना गाने लगी। कहती थी महनाज, कहती थी क्या आवाज थी उनकी भी। कहती थी हमने जिस दिन गाना होता था तो हम ताली बजा के नौकर से कहते थे बोलना होता था, आपकी आवाज की ट्यूनिंग खराब होती है। सो मैं तो ऐसे गा देती हूँ। सना, आई होप कि आप यूर हैप्पी नाउ, क्योंकि उन्होंने आपकी रिक्वेस्ट पूरी कर दी। एक बार मुझे ये बताइए बुशरा जी कि अब बिकॉज सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है, और अगर हम आप अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रेलेवेंट भी रहना चाहते हैं तो आपकी जो प्रेजेंस है सोशल मीडिया पे वो एक उसमें बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। हाउ डू यू सी दैट? और आप क्योंकि ऑब्वियसली आपको शायद जरूरत भी नहीं है, लेकिन नए लोग जो हैं उनको ऑब्वियसली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैम, तो हाउ डू यू सी दैट? आप कैसे उसके साथ डील करती हैं? डू यू इवन थिंक अबाउट इट? मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता आ रही हूँ। अभी बता रही हूँ, हम कुछ दिन पहले शूट कर रहे थे दीवार शब की, तो हमारे मेकअप आर्टिस्ट ने वो कहने लगा कि आपका इंस्टा का वो है पेज। मैंने कहा हाँ, पता नहीं क्या है, तो पता नहीं किसने बनाया था, अरे माँ तो कहते हैं माँ सदके जाए, एक पोस्ट नहीं है, जीरो जीरो पोस्ट। मैंने क्या करते कैसे डालते। अच्छा, मैं वहाँ शूटिंग में थी तो मेरे पाँव की तस्वीर खींची उसने, पाजेब वाली, और मेरे पाँव सुना अच्छे हैं, तो वो मेरी तस्वीर खींच के उसने डाल दी। तो मेरी बेटी का फौरन आया, वो देखती है नरिमान, अम्मा आपने अपने पाँव की तस्वीर डाली। मैंने कहा बेटा मैंने नहीं डाली है, ये मेकअप आर्टिस्ट है बाबर, उसने डाली है। सो आहिस्ता आहिस्ता मुझे कहता अब यूं करें, अब यूं करें। खैर मुझे लगता था हमें इतनी जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन आजकल लग रहा है कि ये बहुत ही काम की चीज है। इसके बगैर तो हम बात ही नहीं कर पा रहे, आजकल आप मिल ही लोग नहीं तो, पा और रहे। मैं कहीं भी जाऊं तो मुझे नैरी कहती है अम्मा हाँ कल वाला आपका ड्रेस अच्छा था उमर सेठ का। मैंने कहा अच्छा, मैंने तो आपको तस्वीर नहीं भेजी। वो हर वक्त देख लेते हैं सब लोग। मैं कहा क्या मुश्किल है, हम आपस में बहनें बातें करते हैं तो हम कहते हैं भाई फला बात, तो कहती वो तो पता थी। अरे भाई हमने तो बताया ही नहीं किसी को, तो सबको सब कुछ पता चल जाता है इससे। मगर सीरियसली आज भी मैं सोची थी कि ये तो फुर्सत है तो हम ये कर रहे हैं। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। जिसको किताब पढ़ने की आदत है, म्यूजिक सुनने की आदत है, कुछ लिखने की आदत है, या कुछ कहीं शूटिंग पे जाने की आदत है, वो ये कैसे करेगा? जब वो कर रहा है तो ये ओवर प्रेशर कर रहा है आपको। सीरियसली मैं बता रही हूँ, हमारे शूट पे हमारे साथ बच्चे होते हैं, यंग आर्टिस्ट होते हैं,
एक उनका डायलॉग में ध्यान होता है, एक इधर होता है, एक उधर होता है। तो मैं कहती हूँ इसको एक साइड पे रखो, ये फुर्सत में करने का काम है। लेकिन आप लोगों की जनरेशन तो 4-5 काम करते करते आप लोग इंस्टा पे होते हैं, पता नहीं किस किस चीजों पे होते हैं, कभी लाइव होता, कभी यूं कभी यूं। तो मैं कहती हूँ कि ये बहुत ज्यादा आपके माइंड को मुझे लगता है बहुत डिस्टर्ब करता है। और अटेंशन भी आपकी, इसीलिए हाँ, टेंशन का प्रॉब्लम बहुत सारा, उसको रिटेन जब देखो रखना। कपड़े पहन के कहीं खड़े, जब देखो किसी दीवार के पास खड़े, जब देखो यहाँ खड़े। यार क्या, मैंने कहा, मैं तो पिक्कू को, जारा को पिक्कू कहते हैं, पिक्कू क्या मुसीबत है, जिसको देखो उसने अपने घर में एक दीवार बनाई हुई है, और जब देखो किसी के कपड़े पहनो खड़े हो जाओ। अच्छा, मुझे कोई डिजाइनर्स कपड़े भेजते हैं तो मैं उनके लिए एक तस्वीर बनानी मेरे लिए मुश्किल हो जाती है। कहती है हाँ मैं तो भूल गई, अच्छा पता नहीं किसी ने खींची है, तो मैं उनसे कहूंगी वो दे दें। फिर कोई ज्वेलरी भेजता है, एक बच्चा बहुत अच्छा है कोहर वाला, आए आपने आंटी वो तस्वीर खिंचाई, मैंने कहा है वो तो खची होगी, तो देखो तो इंस्टाग्राम पे ढूंढ लो। मुझे याद नहीं रहता। मेरा एक्चुअली फोकस होता है उस काम पे जहां मैं जा रही हूँ तैयार होके। लेकिन काम से अलावा जो ये बाकी जनरेशन है, वो जी। तैयार होकर तस्वीरें खिंचाने में टाइम जाया करती है। जाया मतलब इसका उनको फायदा होता होगा, मुझे नहीं पता, हमें इसकी आदत नहीं है एक्चुअली, हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। ये बताइए बुशरा जी, क्योंकि हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पे आज भी बहुत सारे तबकात में एक आप जैसी इंडिपेंडेंट, सिक्योर, फाइनेंशियली, अपने पर्सनल डिसीजंस में वेरी बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट खातून से बेशतर जो मर्द हजरात हैं वो इनसिक्योर हो जाते हैं। और चाहे आपका आप जर्नलिस्ट हो, या चाहे आप कुछ भी हो, एक्टर हो, आप एक बैंकर हो, देयर इज दिस थिंग कि कुछ लोग जो हैं वो थोड़े से इनसिक्योर रहते हैं इंडिपेंडेंट खवातीन से। आपने कोई पर्सनली इस तरह के वाकयात जो आपको याद हो? नहीं, अल्लाह का शुक्र है मुझे नहीं हुआ इस तरह से कुछ भी। और मेरे साथ हमारे जो को एक्टर्स थे, बेरोज, जावेद, आसिफ रजा मीर, बड़े लोगों में काजी वाजिद साहब या शकील, ये तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। एक तो सीरियसली मैं आपको बताऊं, अपनी अपनी नेचर होती है। मेरी नेचर जो जिस तरह की भी है, माइल्ड है। मैं किसी को कभी चैलेंज नहीं करती कि मैं किसी आदमी से मैं बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं देती कि मर्द यूं होते हैं, मर्दों में ये खराबी है, मर्दों में। तो मैं इतना ही ज्यादा किसी को स्टेटमेंट दूं ना अगर, या उनको मेरी 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 बॉडी लैंग्वेज से लगे कि ये तो मर्दमार औरत है, ये तो उड़ा देगी, तो शायद कोई घबरा जाता। मैं बड़ी एक माइल्ड तबीयत की इंसान हूँ, और मैं किसी को भी चैलेंज नहीं करती। मेरी अपनी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स हो वो एक अलग बात है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि सारे मर्दों में कोई मसले हैं। किसी औरतों में भी तो मसले होते हैं। हमारी बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट रखती हैं, और बड़ी कड़वाहट होती है उनमें, टक्कर मारती है ऐसी कि पता चल जाता है बंदे को अच्छी तरह। तो बात कहने के दोनों अंदाज हैं, सख्त भी और नरम भी। मैं अपनी बात बहुत नरमी से कहना चाहती हूँ, जो भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मैं उसको बहुत नरमी से कहना चाहती हूँ। दोनों तरह कन्वे होती है, इट्स अप टू यू। मैं मेल और फीमेल दोनों की बात करें। मतलब मैं औरत मार्च की बात करती हूँ, जैसे मुझे, मैं उस औरत मार्च के खिलाफ नहीं, लेकिन कुछ स्टेटमेंट्स मुझे नहीं एक्सेप्ट हो रही थी, जिनको खामखा तमाशा बनाया गया। बात वो सही थी, लेकिन लफ्जों का चुनाव ठीक नहीं था। अगर वो मेरे कानों को भी अगर कोई आदमी कहे ना कि मेरा मेरा जिस्म तो मेरी मर्जी, तो वो आदमी भी अजीब सा लगेगा, कैसी बातें कर रहा है। तो थोड़े से लफ्ज बदल लेने चाहिए, मकसद वही है। तो मेरा जो तरीकेकार है जिंदगी में किसी भी रिलेशन को, दोस्तों को चलाने का, उसमें मैं थोड़ी माइल्ड बिहेव करती हूँ, बात में अपनी कहती हूँ जो मुझे कहनी होती है। मेरा तरीका ये है। राइट। इसी से जुड़ा एक सवाल और भी आया है, उनका नाम ऊपर गुजर गया है, सो सॉरी अबाउट दैट, बट वो ये पूछना चाह रहे हैं कि ये आप हर वक्त इतना हंसती मुस्कुराती और हर चीज कॉमिक की तरह कैसे कह देती हैं? हाउ डू यू मेंटेन दैट बैलेंस इन योर लाइफ? पता नहीं, मुझे लगता है आप लोगों को देखते ही, अपने देखने वालों को या प्यार करने वालों को देखते ही मेरे अंदर एक एनर्जी आ जाती है। मैं जैसे स्टेज पे जाती हूँ, मुझे याद है कि बच्चे छोटे थे या मैं कहीं बीमार भी होती थी, तो मुझे स्टेज पे परफॉर्म करना था। तो तकरीबन हर वीकेंड पे मैं, मोइन अख्तर, आलमगीर, शकी, एक जमाना था जब स्टेज पे अनवर साहब, हम लोग सब एवरी सैटरडे वी यूज्ड टू बी ऑन स्टेज। बहुत प्रोग्राम होते थे, खासतौर पे कराची में। तो मुझे उस वक्त एकदम से आपको टिप टू टो ये बताना होता है, अपने आप को ऑर्डर देना होता है कि नाउ आई एम ऑन स्टेज, आई हैव टू एंटरटेन पीपल। मेरे साथ जो बैगेज है वो एक साइड पे रखूं मैं, बाद में जाके मैं रो लूंगी अच्छी तरह, या मैं बैठ जाऊंगी मुंह बसूर के, वॉट एवर। सो आई थिंक जब आप लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, जब आप लोगों से मिलते हैं, तो आपका वो जो इमेज उनके पास है उसको रखते हुए आपका काम है कि इस वक्त आप लोगों को एंटरटेन करें। मैं इस वक्त जिन लोगों से बात कर रही हूँ वो मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं ना, तो वो मैं उनके लिए ऐसे ही हूँ। लेकिन मैं दिन में भी खामखा सड़ियल बातें नहीं करती, मेरी आदत। हाँ, मुझे कहते पे लोग कहते वो कई दफा नए आर्टिस्ट होते, हम आपके साथ पहली दफा काम कर रहे थे, हमें बड़ा डर लगा था, हमने कहा बड़े रो वाले होंगे, आप तो रो भी नहीं डालते। मैंने कहा क्यों, किस पर रो डालना है?
वो जल्दी से हमारा स्पॉट बॉय आता है, आपा आपकी चाय कैसी होगी, आप खाने में क्या लेंगी? मैंने कहा नहीं मैं तो चाय ही नहीं पीती। झगड़ा मुक्का, झगड़ा मुक्का। अच्छा चाय फिर नहीं फिर पीती। हाँ मैं नहीं पीती चाय ना। तो अच्छा फिर खाने में क्या लेंगी? मैंने कहा तो खाना घर से लाती हूँ, मैंने खाती यहाँ का खाना। हम्म। नहीं हम आपको बाहर से मंगाते। मैं बाहर का भी नहीं खाती, मेरा लंच बॉक्स मेरे ड्राइवर दे जाएगा या मैं लेके आऊंगी। तो झगड़े वाला काम ही नहीं है कोई ना। तो और मैंने शोर ही नहीं करना। तो जब वरना मैं मुझे नहीं सूट करता कोई प्रोजेक्ट तो मैं उनसे माजरत कर लूंगी, लेकिन अगर मैंने हामी भर लिए और मैंने पैसे ले लिए फिर मैंने टिक टिक नहीं करनी। ये बताइए, ये पूछिए दिया कि कौन सा कैरेक्टर है आप ना, आई नो यू वेरी इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, कि कौन सा कैरेक्टर है सीरियस या कॉमेडी जो कि आपको करके सबसे ज्यादा मजा आया? आई थिंक साइमा चौधरी। हम्म। हाँ काफी इंजॉयबल रहा। और वो बात ये कि वैसे तो मैंने बिजली भी बड़ा एंजॉय किया था, मैंने शीना का भी बहुत एंजॉय किया था उडारी वाली, फिर मैंने बिल्किस कौर किया। मैंने मतलब जो कैरेक्टर्स मुझे करने को मिले, आई एंजॉयड बीइंग सलमा आगा, मुसरत नजीर, मैडम नूरजहां। देन आई परफॉर्म्ड एज अ बॉय, लड़के की आवाज में गाया था इट्स माय लाइफ। तो मुझे सब चीजें मेरा दिल चाहता है फिर मैं लड़का बन के हैवी बाइक पे बैठ जाऊं, फिर से उसको मैं करूंगी मैं इंशाल्लाह। तो जब भी कुछ चैलेंज आता था लोगों को चौंकाने का मजा आता था, वो मजा लग गया मुझे। और जब सोचा कि अच्छा अब क्या करना है, कैसे लुक बनानी, अपनी शक्ल को खुद ही बदलना है, अपने आप से बचना है, अपने कैरेक्टर से अलग कैसे होना है। सो दैट वाज लाइक अ गेम फॉर मी। लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरा लास्ट सबसे था वो साइमा चौधरी वाला बहुत इंजॉयबल एक और सवाल ये भी आया है कि ये कम उम्र लगने का क्या राज है? था। उफ इतने बाल लहराए हैं मैंने और मेकअप में भी 15-20 तो कम उम्र का। अभी तो मुझे वही मेरी बेटी नहीं कोई कहता कि भाई ओल्ड एज लोगों को नहीं जाना चाहिए बाहर, तो मुझे तो याद ही नहीं रहता। तो मैंने कहा अम्मा मैं आपको चीजें ला दूंगी, तो आपने नहीं जाना। मैंने कहा है क्या मुझे ज़ईफ समझ रही हो? मेरा तो दिल चाहता है कि मैं तो पता नहीं क्या ही कर लूं, साइकिल चला लूं। साइकिल चलाती थी बहुत। लास्ट ईयर में इधर आई तो मैं अपने ग्रैंडसन की साइकिल चलाने लगी, तो फिर सोचा कि गिर गई तो अल्लाह ना करे हड्डी ना टूट जाए। शोज में जाना है एक्चुअली वहां अमेरिका, तो ये सोच के उतर गई। मैं भी बहुत साइकिल चलाती थी। तो वो सोल एक्चुअली एंड इट्स ऑल्सो इंटरेस्टिंग बिकॉज जो मेरी अम्मा है ना वो मेरी उम्र बढ़ने नहीं देती, क्योंकि अगर वो बढ़ेगी तो उनकी बढ़ जाएगी। तो मेरी बड़ी बहन बट इट्स लाइक सुम्बुलापा कहती थी, सुम्बुलापा मेरी बहन, अल्लाह उसको सबर दे, इसका जवान बेटा चला गया हमारा बच्चा बहुत प्यारा शिराज। शी लॉस्ट यंग बॉय। तो मगर वो हमारी सबसे फनी बहन है, सबसे अच्छा गाती थी। वो कहती थी खबरदार जो अपनी सही सालगिरह का नंबर किसी को बता, और मेरी दोस्तें गिन लेंगी ना। तो मैं आई वाज 27 व्हेन आई डिड दैट आंगन टेढ़ा। मैं 27 साल की थी। ओह वाओ। तो वो मुझे किसी ने अखबार में इंटरव्यू लिया तो मैंने कह दिया। तो उसका फोन आया लाहौर से, क्या बदतमीजी है, तुम अपनी उम्र बता देती हो, तुम्हें बड़ा शौक है। मैंने कहा तो क्या करती मैं झूठ कैसे बोलती? तो हाँ तो हमारा हमारा क्या कसूर है, खुद तो बड़ी मशहूर हो गई, अपनी उम्र भी बता देती है और साथ में हमारा भी बेड़ा गर्क कर देती है। फिर मेरे एक मैगजीन होता था टीवी टाइम्स, उसके टाइटल पे मेरी तस्वीर थी बड़ी यू करके ना, और उस पे लिखा था आई एम 38 एंड आई डोंट रिग्रेट इट। फिर उसका फोन, ये तुम्हारा मुंह क्यों नहीं बंद होता? मैंने कहा अच्छा भाई। तो मुझे तो अपनी उम्र से कोई घबराहट नहीं है। जो लोग मुझे कहते हैं कि इसकी उम्र बहुत है, इसकी कमर में टांगेंगे, ये क्यों पहन रही है, ये वो क्यों खा रही है, इसने ये क्या किया, खसमा नु खाओ तुसी सारे। मैं तो बड़े मजे में हूँ भाई, जल जल के मरो। जिन लोगों को तकलीफ है यूट्यूब के जो घटिया घटिया नहीं जो क्या हाँ, पता नहीं चीनी ट्रोल्स। चैनल तो फलाने तो हाँ, पता नहीं क्या, जो उनका दिल चाहता है, हाँ। तो भाई तुम लोग जल जल के मरो। तुम लोग जलते हो एक्चुअली। मैं कल 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 भी किसी को कहती, मैंने कहा असल में मोटे भद्दे होंगे ना और शक्लें अच्छी होंगी, हुलिया खराब होगा, कई औरतें होंगी कोई आदमी होंगे, तो जलते होंगे कि ये इतनी प्यारी क्यों लग रही है। तो मुझे प्यारा लगने का बहुत शौक है। सईदा कह रहे हैं कि सईदा कह रही हैं कि प्लीज आप ज्यादा लिखें, बिकॉज उनको आपकी राइटिंग बहुत ज्यादा पसंद है। थैंक यू। थोड़ी सी और रियलिस्टिक। हाँ अभी मेरा जेबाइश जरूर देखिएगा। कब हम आ रहा है? टीवी ईद के बाद हम टीवी पे आएगा वही जो जेबाइश। आप कह रही है कि जो कंप्लीट आपने हाँ कर उसमें दिया। मैं हूँ, अस्मा है, जारा है, असद है, सारा खानदान है। ओह दैट्स तो फैंटास्टिक। तो जल्दी जाना। दैट्स परफेक्ट। मैं कुछ लोगों के नाम पर, अक्सा नूर हाय बोल रही हैं, और हाय कितने मजे की पंजाबी बोलती हैं आपने, एग्जैक्टली इतने थिक एक्सेंट में पंजाबी कैसे बोली, कैसे क्या अब किया? मेरे पेरेंट्स पंजाबी, मेरे अब्बा तो कहते थे ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ जवाब नहीं देना थे तुसी मैनू उर्दू ओह च ग्रेट। जवाब। तो उसमें हमें बचपन में उन्होंने सिखा दी थी। फिर उर्दू भी अच्छी थी, और उर्दू और मजीद बेहतर हुई जब कराची में काम किया अनवर मकसूद साहब के साथ, काजी बाजी साहब के साथ, और फिर बड़े सीनियर लोगों के साथ। बल्कि मैं किसी को कहती कि मैं
मुझे उस्मा गिलानी कहती हैं, ये सारी उर्दू ठीक बोलती है, तो वक्त क्यों कहती है? मैं कहती थी इस वक्त ये, इस वक्त वो, सारी उर्दू ठीक बोलती, वक्त क्यों बोलती? तो हमने टोका है। मुझे जिया साहब ने बहुत सी चीजें सिखाई उर्दू, जिया मोहिउद्दीन, तो मेरे अंदर पिकअप था हमेशा से। इस तरह सराइकी पंजाबी जो थी, वो मेरी नानी मुल्तान में रहती थी, तो मैं छुट्टियों में वहां जाती थी, तो उनके यहाँ जो मुलाजिम थे वो सराइकी बोलते थे। अम्मी को भी आती थी, बिकॉज माय मदर वाज रेज्ड इन मुल्तान, तो वो भी मैंने उठा ली थोड़ी सी। कराची में रहती हूँ पिछले 30-35 साल से, तो सिंधी से एक्सेंट भी उठा लिया, तो थोड़ी थोड़ी चीजें सब मेरे अंदर पिकअप था, तो वो मैं कर गई। लेकिन पंजाबी तो मदर टंग है। ये बताइए कि एक हमारे देखने वाले कह रहे हैं कि प्लीज अगर आप अपनी फेवरेट लाइंस 50-50 में से कुछ अगर हमें सुना दे तो ताकि याद तो नहीं, वो एक अभी किसी ने रिपीट में, बल्कि इंडिया से लोग उस पर बड़ा टिकटॉक करते हैं। हाँ, दिल्ली से मुझे एक हमारे सरदार भाई, उन्होंने बीबीसी पंजाबी के लिए किया था इंटरव्यू 2-3 दिन पहले, तो उन्होंने कहा जी वो आपका बशीरा एंड ट्रबल वाला बड़ा हम टिकटॉक करते हैं। वो कहते हैं ना, रानो कहती है व्हाट वे, कहते हैं लिसन रानो वे व्हाट वे, कहते हैं आई विल कम बैक रानो, तो कहती है पंछी ते परदेसी, आई मीन बर्ड्स एंड पैसेंजर्स आर नेवर बैक वे। तो हम लोग करते थे जब इकट्ठे काम करते थे। बुशा जी ये बताइए कि कौन सा अब वापस आगे फ्यूचर का क्या प्लान है? होपफुली जैसा कि आपने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि जिंदगी किसी हद तक कभी ना कभी कुछ अरसे में नॉर्मल हो जाएगी, तो क्या फ्यूचर प्लान है? लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आप पाकिस्तान वापस कब जाएंगी। अब ये तो ऑब्वियसली किसी के इस वक्त हाथ में नहीं है, लेकिन क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? बस अल्लाह करे सबसे पहले तो जान की सलामती हम सबकी, आपकी, देखने वालों की, दुनिया की सब। अब आजकल तो सबसे बड़ी बात है कि इंसानों के लिए रहम मांगना चाहिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सब इंसानों के लिए, बिकॉज सब एक दूसरे से जुड़े हुए। अब देख लिया, पूरी दुनिया सस्पेंड हो गई है, तो इसका मतलब ये कि सिर्फ मुसलमान ट्रबल में नहीं है, सारी दुनिया ट्रबल में है। आगे की चीजें हैं कुछ, मैं अपने यूट्यूब के ऊपर अब थोड़ा काम करना चाहती हूँ, क्योंकि ये पूरा साल मेरा ज़ेबाइश में निकला, लिखने में, एक्ट करने में। तो मेरा ख्याल ये था कि मैं यूट्यूब के लिए कुछ अपने गाने भी बनाऊंगी, कुछ मज़े की सेगमेंट्स हैं जो मेरे माइंड में है, अभी मैं बिफोर टाइम नहीं कह सकती, बट आई वॉन्ट टू वर्क फॉर माई यूट्यूब चैनल। थोड़े थोड़े मैंने वीडियोज अभी डालने शुरू किए यहाँ पे आके। सीरियसली 8 दिन पहले तो कैमरा क्लोज किया, तो यहाँ आई हूँ, तो टाइम ही नहीं मिला था कुछ करने का, फुर्सत ही नहीं थी। तो इंशाल्लाह काम करेंगे, अल्लाह ताला एनर्जी रखे, सेहत रखे। मैं तो रोकने वाली नहीं हूँ, मुझे तो कुछ ना कुछ करना होता है, और किसी अच्छे प्रोजेक्ट में इंशाल्लाह किसी और का लिखा हुआ होगा तो फिर वो उसमें भी काम करूंगी। काम तो चलते रहना चाहिए। Bushra ji, thank you so much for your time and take good care of yourself. And thank you so much for being with us. थैंक यू Take सबको। care. और एक मैंने पढ़ा था कहीं, किसी ने कहा कि आप अपने आप को मेंटेन कैसे करती है, पता नहीं हाँ, कोरोना के, please बताइए. तो मेरा वेट नहीं बढ़ता अल्लाह की फजल से। Really? Oh, you're हाँ, one of those lucky आई एम people. 5'7" and I am 140 pounds, 74 kg, तो मैं तो ठीक हूँ। बल्कि मुझे लगता मेरा वेट और गिर गया, मैं इतनी स्ट्रेस थी कि बस मैंने अपना गम खा खा के ना वेट ही कम कर लिया था। तो कुछ लोगों को गम में भूख बढ़ती है, आप नहीं, मेरी भूख मर गई है, मैंने पता नाश्ता किया, फिर मैं 6:30 बजे मगरिब के बाद खाना खा लूंगी, तो मेरे 2 मील्स रह गए, क्योंकि मूवमेंट नहीं है ज्यादा ना। That's तो true. मगर ये कि बस करना तो चाहिए वर्कआउट, मगर मैंने कभी किया नहीं है, जो कि बुरी बात है। एक आपको आपके लिए है कि प्लीज अपने YouTube चैनल पे ज्यादा वीडियोस डाला करें, रेगुलरली डाला करें, बिकॉज वो आपके बहुत बड़े फैन है, और इंडिया थैंक से भी आपको ढेर सारा प्यार जो है यू। यहाँ पे मिल रहा है। एंड वेदर जाते जाते बताती जाए बुशरा जी, मौसम कैसा है कनाडा का? मौसम अच्छा है, अभी सुना तो था स्नो स्टॉर्म आने वाला है नेक्स्ट वीक, पर आसार कोई नहीं है। गर्मी सी लग रही है, अभी तो मैं बाहर निकली नहीं हूँ, लेकिन अच्छा है, थोड़ी सी चिली सी हवा होती है, लेकिन बहुत ज्यादा खौफनाक वाली सर्दी नहीं है। सो इट्स लुकिंग फाइन, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ, दूर दूर तक मुझे नजर आ रहा है। मैं यंग स्ट्रीट पे हूँ, दूर तक स्ट्रीट, बड़ा अच्छा अपार्टमेंट है, इसमें से बस देखती रहती हूँ शाम को, कहती हूँ अल्लाह इतनी प्यारी आपकी दुनिया है, अल्लाह ताला इंसानों को माफ कर दे, रहम कर दे, राजी हो जाए, अब तो यही दुआएं हैं। Thank you so much, Bushra ji. You take very good care of yourselves, and hopefully we'll talk again soon. एंड लव फॉर ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच जिन्होंने सबने ज्वाइन किया, बहुत बहुत भरे मैसेजेस भेजे, मैं इतने सारे पढ़ नहीं सकी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। Take care.